सदियों का सफर, तो कहानी शुरू होती है 2074 के उन्नत विज्ञान और तकनीक से घिरे सेओ जून के लिए यह एक साधारण दिन था। वह अपने गुप्त प्रयोग में व्यस्त था, जो समय यात्रा की अवधारणा पर आधारित था। वर्षों की मेहनत के बाद उसने अपनी मशीन को अंतिम बार परीक्षण के लिए चालू किया, लेकिन किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण मशीन बेकाबू हो गई। तेज रोशनी और आवाज के बीच सेओ जून की आंखें बंद हो गईं। जब उसने होश संभाला तो उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। चारों ओर हरे भरे खेत, ठंडी हवाएं और मिट्टी की सोंधी महक थी। आसमान में बादल इधर उधर तैर रहे थे और दूर दूर तक आधुनिक दुनिया का कोई नामो निशान नहीं था। सेओ जून का वैज्ञानिक दिमाग तुरंत सक्रिय हुआ। उसने अपने उपकरणों को देखा, लेकिन वे कोई संकेत नहीं दे रहे थे। उसके अजीब कपड़े और उन्नत उपकरण इस सादगी भरे माहौल में एक अजनबी की तरह लग रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। गांव की छवि बिल्कुल अलग थी। मिट्टी से बने छोटे छोटे घर, खपरेल की छतें और लोग साधारण कपड़ों में अपने कामों में व्यस्त। कोई खेत में हल चला रहा था तो कोई तालाब से पानी भर रहा था। यह दृश्य सेओ जून के लिए अनोखा था। इसी बीच सो यूल, जो गांव की एक साधारण लेकिन खूबसूरत लड़की थी, तालाब के पास से लौट रही थी। उसके हाथ में पानी से भरी बाल्टी थी। उसकी चाल में सादगी और आत्मविश्वास था। अचानक उसकी नजर सेओ जून पर पड़ी। उसके कपड़े और उपकरण देखकर वह तुरंत ठिठक गई। सो यूल ने पास आकर पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा। सेओ जून ने धीरे धीरे उसकी भाषा समझने की कोशिश की। उसने थोड़े झिझकते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सेओ जून है। मैं यहां गलती से आ गया हूं। सो यूल ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका ध्यान सेओ जून के अजीब कपड़ों और उपकरणों पर गया। उसने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थीं। वह थोड़ी डर गई, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। तुम्हारे कपड़े और ये चीजें, ये सब अजीब हैं। तुम किस जगह से आए हो? उसने दोबारा पूछा। सेओ जून को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए कि वह भविष्य से आया है। उसने बस इतना कहा, यह सब समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सो यूल ने उसकी बातों पर भरोसा करते हुए कहा, अगर तुम अजनबी हो तो गांव के लोग तुम्हारे बारे में सवाल करेंगे। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ध्यान रखना, यहां हर कोई जल्दी भरोसा नहीं करता। सेओ जून ने राहत की सांस ली और सोयूल के पीछे पीछे चल दिया। गांव की शांति और सोयूल की मददगार प्रवृत्ति ने उसे एक नई उम्मीद दी, लेकिन उसके मन में सवाल थे। क्या वह इस अतीत में फंसा रहेगा या अपने समय में वापस जा पाएगा? सेओ जून के लिए 1930 का यह गांव किसी दूसरी दुनिया जैसा था। वह इस नए माहौल में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर बात, हर आदत उसे अलग बनाती थी। गांव के लोग उसे उत्सुकता से देखते थे। उसके कपड़े, बोलने का तरीका और अजीब उपकरण, सब कुछ किसी रहस्य से कम नहीं था। सो यूल, जिसने उसे अपने घर में ठहरने की जगह दी थी, उससे बार बार पूछती, तुम सच में कौन हो? ये सब चीजें जो तुम्हारे पास हैं, मैंने पहले कभी नहीं देखी। सेओ जून हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, मैं एक दूर के गांव से आया हूं। ये सब मेरे गांव की चीजें हैं। सो यूल को उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। वह महसूस कर रही थी कि सेओ जून कुछ छुपा रहा है। फिर भी उसकी मददगार प्रवृत्ति ने उसे सेओ जून के करीब ला दिया। गांव के जीवन में ढलना सेओ जून के लिए आसान नहीं था। सुबह जल्दी उठना, कुएं से पानी भरना और खेतों में मदद करना, ये सब काम उसके लिए बिल्कुल नए थे। लेकिन वह हर काम में मन लगाकर मदद करता, जिससे गांव के लोग धीरे धीरे उसे अपनाने लगे। एक दिन जब सो यूल ने उसे गांव के बाजार ले जाने की बात कही, तो वह थोड़ा असमंजस में था। बाजार में लोग उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखते थे। सो यूल ने समझाया, यहां लोग अजनबियों पर जल्दी भरोसा नहीं करते। तुम्हें खुद को उनका भरोसेमंद साबित करना होगा। बाजार में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति की बैलगाड़ी खराब हो गई। सेओ जून ने अपने उपकरणों का इस्तेमाल कर उसे तुरंत ठीक कर दिया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। किसी ने कहा, यह तो कमाल का है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। सेओ जून ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे गांव में ये सब आम है।
धीरे धीरे सेओजून और सोयूल के बीच दोस्ती पनपने लगी। सोयूल उसे गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में सिखाती और बदले में सेओजून उसे नई नई बातें समझाने की कोशिश करता। एक शाम जब दोनों तालाब के पास बैठे थे, सोयूल ने उससे पूछा, तुम्हारे गांव में लोग इतने अलग क्यों हैं? और तुम्हारे पास ऐसी चीजें कैसे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी? सेओजून ने थोड़ी देर सोचा और फिर झूठ बोलते हुए कहा, हमारा गांव बहुत दूर है, वहां तकनीक और ज्ञान थोड़ा अलग है, शायद इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। सोयूल उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उसने आगे सवाल नहीं किए। उसे सेओजून के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। दिन बीतने के साथ सेओजून गांव के जीवन में ढलने लगा। हालांकि हर दिन उसे अपने समय और इस समय के बीच की खाई साफ नजर आती थी। सोयूल की सरलता और गांव की सादगी ने उसे गहराई से प्रभावित किया, लेकिन उसके मन में सवाल बना हुआ था, क्या वह हमेशा के लिए यहां रह पाएगा या किसी दिन उसे वापस जाना होगा? गांव में रहते हुए सेओजून ने धीरे धीरे महसूस किया कि यहाँ की सादगी और शांति उसे एक अलग तरह की खुशी दे रही थी। उसकी तेज और भागदौड़ वाली दुनिया से यह जगह बिल्कुल विपरीत थी। सोयूल अक्सर उसे गांव के आसपास के स्थानों पर ले जाती और हर जगह की कहानियां सुनाती। एक दिन सोयूल ने उससे कहा, आज मैं तुम्हें अपनी बचपन की सबसे पसंदीदा जगह दिखाऊंगी। सेओजून ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह कोई खास जगह है? सोयूल मुस्कुराई और बोली, तुम्हें देखकर खुद समझ आ जाएगा, चलो। दोनों गांव के रास्तों से होते हुए घने पेड़ों और फूलों से भरी एक पगडंडी पर चलने लगे। सेओजून हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। पेड़ों से छनकर आती धूप, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज। वह सोच रहा था कि उसकी अपनी दुनिया में ऐसी शांति और सुंदरता कहीं नहीं बची थी। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक झरने के पास पहुंचे। झरने से गिरता हुआ पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। चारों ओर हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों ने उस जगह को और भी खूबसूरत बना दिया था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और पानी की कल कल आवाज वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रही थी। सेओजून ने आश्चर्य से कहा, यह जगह वाकई अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी चित्र में देखा हो। सोयूल ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां मैं बचपन में अक्सर आती थी। जब भी उदास होती, यह झरना मुझे खुश कर देता था। दोनों झरने के पास बैठ गए। पानी की ठंडक और आसपास की शांति ने सेओजून के दिल को छू लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य उसकी उन्नत दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा गहराई और शांति भरा था। सोयूल ने उससे पूछा, तुम्हारे गांव में भी क्या ऐसी जगहें हैं? सेओजून ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हमारे गांव में तकनीक और मशीनें तो बहुत हैं, लेकिन ऐसी जगहें नहीं हैं। वहां सब कुछ तेज है, लोग, काम और जिंदगी। लेकिन तुम्हारा यह गांव, यह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। सोयूल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें यह जगह पसंद आई तो मुझे खुशी है, लेकिन तुम हमेशा अकेले से क्यों लगते हो? क्या तुम्हारे गांव में तुम्हारा परिवार या दोस्त नहीं है? सेओजून ने थोड़ी देर चुप्पी साध ली। उसने अपनी सच्चाई छुपाते हुए कहा, मेरा गांव बहुत अलग है। वहां रिश्ते भी व्यस्तता में खो जाते हैं। शायद इसलिए मैं यहां तुम्हारे साथ ज्यादा सुकून महसूस करता हूं। सोयूल ने उसकी बात को ध्यान से सुना। पहली बार उसने महसूस किया कि इस अजनबी के चेहरे पर छिपी उदासी कितनी गहरी है। उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और कहा, यहां तुम अकेले नहीं हो। जब तक तुम यहां हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सेओजून ने उसकी ओर देखा। उसकी मासूमियत और सादगी ने उसके दिल को गहराई से छू लिया। उस पल झरने के पास दोनों के बीच एक खास जुड़ाव पैदा हुआ। सेओजून पहली बार सोयूल की तरफ आकर्षित हुआ और उसने महसूस किया कि यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उसके दिल के करीब कुछ खास बनता जा रहा है। गांव में रहते हुए सेओजून ने अपनी मशीन को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उपकरण बार बार खराब हो जाता था। हर बार उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ता। वह चिंतित था, क्योंकि यह उपकरण ही उसका इकलौता रास्ता था जो उसे 2074 में वापस ले जा सकता था। एक दिन वह अपने उपकरण को ठीक करने में पूरी तरह व्यस्त था। सोयूल
जो हमेशा उसकी मदद करना चाहती थी, चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने पहली बार इस अजीब उपकरण को करीब से देखा। जिज्ञासा से भरी सोयूल ने अनजाने में उसे छू लिया। जैसे ही उसने उपकरण को छुआ, वह अचानक सक्रिय हो गया। सोयूल की आंखों के सामने एक झटके में अजीब सा दृश्य उभर आया। भविष्य की एक दुनिया जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, लोग हवा में तैरते वाहनों में यात्रा कर रहे थे और हर ओर मशीनें काम कर रही थीं। यह सब उसकी समझ से परे था। सोयूल घबराकर पीछे हट गई। उसकी आंखों में भय और अविश्वास झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में सेओ जून से पूछा, यह सब क्या था? मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। तुम सच में कौन हो? सेओ जून को समझ में आ गया कि अब वह अपनी सच्चाई और ज्यादा छुपा नहीं सकता। उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, सोयूल, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था। मैं इस समय का नहीं हूं, मैं भविष्य से हूं, साल 2074 से। यह उपकरण समय यात्रा के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी गड़बड़ी के कारण मैं गलती से यहां आ गया। सोयूल उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। उसने अविश्वास भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब एक सपना लग रहा है। सेओ जून ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए अजीब और अविश्वसनीय है, लेकिन मैंने जो देखा और जो तुमने अभी देखा वह सच है। मैं यहां फंस गया हूं और मेरी मशीन खराब हो गई है। सोयूल का चेहरा क्रोध और दुख से भर गया। उसने गुस्से में कहा, तो तुमने अब तक मुझसे झूठ बोला? तुमने कहा था कि तुम एक दूर गांव से आए हो, लेकिन तुमने मुझे अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? सेओ जून ने विनम्रता से कहा, मैं डरता था कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी। मुझे लगा था कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होगा। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने जो किया वह तुम्हें बचाने के लिए किया। सोयूल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। तुमने मुझे झूठे सपने दिखाए। अब मैं तुम्हें कैसे समझूं? दोनों के बीच यह पहली बड़ी झड़प थी। सेओ जून चुपचाप खड़ा था और सोयूल उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच सिर्फ समय का अंतर नहीं, बल्कि विश्वास और सच्चाई की दीवार भी खड़ी हो गई थी। सेओ जून और सोयूल के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी थी। सोयूल ने भले ही शुरुआत में उसकी सच्चाई को स्वीकार करने में समय लिया हो, लेकिन अब वह समझने लगी थी कि सेओ जून ने जो कुछ भी किया वह मजबूरी में किया। उसने तय किया कि वह उसकी मदद करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। गांव में एक चांदनी रात थी। आसमान में चमकते तारे और झिलमिलाता चांद पूरे वातावरण को जादुई बना रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव एक गहरी शांति में डूबा हुआ था। सेओ जून और सोयूल गांव के पास वाले तालाब के किनारे बैठे थे। पानी पर चांद की परछाई झिलमिला रही थी। सेओ जून ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सोयूल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सोयूल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सेओ जून ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मैं अपनी दुनिया में बहुत व्यस्त था, हर वक्त भाग दौड़ में लगा रहता था, लेकिन यहां आकर तुम्हारे साथ रहकर मैंने पहली बार सुकून और खुशी महसूस की है। तुमने मुझे सिखाया कि सादगी में भी खूबसूरती होती है। सोयूल ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? सेओ जून ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सोयूल, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा बड़ा दिल, सब कुछ। मुझे पता है कि हम दो अलग अलग दुनियाओं से हैं, लेकिन मेरे लिए यह मायने नहीं रखता। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। सोयूल की आंखें भर आईं। वह चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, सेओ जून, तुम्हारा यहां आना एक अजीब संयोग है और तुम्हारा मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना उससे भी बड़ा। मैं भी महसूस करती हूं कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। चांदनी में उनकी आंखों में चमक और दिलों में धड़कनें गूंज रही थीं। सोयूल ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह प्यार आसान नहीं होगा?
तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है। अगर तुम्हें वापस जाना पड़ा तो? सेओ जून ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में रखना चाहता हूं, और अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सो यूल ने उसकी बात पर हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए काफी है। हम इस पल को जीते हैं और भविष्य की चिंता बाद में करेंगे। उस चांदनी रात में दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। उनके बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थीं और पहली बार उन्हें लगा कि उनकी अलग अलग दुनियाओं के बावजूद उनका प्यार सच्चा और अडिग है। गांव का शांत माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। सेओ जून का अजीब व्यवहार और उसके साथ रहने वाले उपकरणों ने गांव के लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए थे। पहले जहां लोग उसे एक दूर गांव से आया मेहमान समझते थे, अब वे उसे शक की नजर से देखने लगे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वह कोई जादूगर या बुरी ताकतों से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। सो यूल, जो हर समय सेओ जून का साथ देती थी, अब खुद भी सवालों के घेरे में आ गई थी। लोग उससे पूछने लगे, तुम उस अजनबी के साथ इतना समय क्यों बिताती हो? क्या तुम उसके इरादों को नहीं समझती? सो यूल इन सवालों से परेशान थी, लेकिन वह हर बार कहती, वह कोई बुरा इंसान नहीं है, वह मेरी मदद करता है और गांव के लिए भी कुछ बुरा नहीं करना चाहता। लेकिन गांव के लोगों का शक गहराता जा रहा था। एक दिन जब सेओ जून अपने उपकरण को ठीक करने के लिए जंगल के पास गया, तो कुछ ग्रामीणों ने उसे दूर से देखा। वे उसके उपकरण की अजीब चमकती रोशनी और उसमें से निकलने वाली आवाजों को देखकर डर गए। उन्होंने इसे किसी जादुई या खतरनाक चीज का संकेत समझा। गांव में अफवाह फैलने लगी कि सेओ जून गांव के लिए खतरा है। लोग सो यूल को धमकाने लगे और उसे समझाने की कोशिश की कि वह उससे दूर रहे, लेकिन सो यूल ने साफ कह दिया, सेओ जून मेरा दोस्त है, मैं जानती हूं कि वह कोई खतरा नहीं है। एक रात जब सेओ जून और सो यूल तालाब के पास मिले, तो सो यूल ने उससे कहा, गांव के लोग अब हम पर शक कर रहे हैं, वे मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं, हमें कुछ समय के लिए उनसे दूर रहना चाहिए। सेओ जून ने उसकी चिंता को समझा और कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरी वजह से यह सब झेलना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, हमें सावधानी से चलना होगा। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने गांव के लोगों से दूरी बनाए रखी। वे रात में ही मिलते और अपनी योजनाएं बनाते। सेओ जून ने अपने उपकरण को ठीक करने की कोशिशें जारी रखीं, लेकिन समय कम था और डर बढ़ता जा रहा था। एक दिन कुछ ग्रामीणों ने सो यूल को अकेले पाकर उसे धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर तुम उस अजनबी से दूर नहीं रहती तो हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे, वह हमारे गांव की शांति को खतरे में डाल रहा है। सो यूल ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मैं जानती हूं कि वह बुरा नहीं है, आप लोग उसे बिना जाने समझे गलत समझ रहे हैं। उस रात जब सो यूल ने सेओ जून को यह बात बताई तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, यह सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं यहां से चला जाऊं तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। सो यूल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। मुझे विश्वास है कि सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। उस रात चांदनी में छिपे हुए दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की कसम खाई। वे जानते थे कि संघर्ष अभी शुरू हुआ था, लेकिन उनका विश्वास और साथ उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। सेओ जून ने दिन रात अपने उपकरण को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। आखिरकार कई परीक्षणों के बाद उसे पता चला कि उपकरण को ठीक करने के लिए एक खास सामग्री की जरूरत है। यह सामग्री दुर्लभ थी और केवल 1930 के समय में ही पाई जा सकती थी। जब उसने यह बात सो यूल को बताई तो उसने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। अगर यह सामग्री तुम्हारे उपकरण को ठीक कर सकती है तो हमें इसे ढूंढने जाना चाहिए, सो यूल ने आत्मविश्वास से कहा। सेओ जून ने उसे समझाने की कोशिश की, जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। लेकिन सो यूल मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर यह तुम्हारे घर लौटने का एकमात्र तरीका है तो मैं हर खतरे का सामना करने को तैयार हूं। अगली सुबह
सूरज की पहली किरणों के साथ दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और रहस्यमय था, जिसमें बड़ी बड़ी पेड़ पौधों की कतारें और पक्षियों की मधुर आवाजें थीं। दोनों के पास बस एक नक्शा और कुछ साधारण उपकरण थे। जंगल में चलते हुए सोयूल ने सेओजून से पूछा, तुम्हारी दुनिया कैसी है? क्या वहां भी इतने खूबसूरत जंगल और शांत जगहें होती हैं? सेओजून ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी दुनिया पूरी तरह से अलग है। वहां सब कुछ तेज और आधुनिक है, लेकिन यहाँ की सादगी और शांति ने मेरे दिल को छू लिया है, खासकर तुम्हारे साथ बिताए पल। सोयूल ने उसकी बात सुनकर झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि भविष्य कैसा होगा, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं तुम्हें जान सकी। दोनों धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। अचानक सेओजून को वह जगह मिली जिसका जिक्र उसके नक्शे में था। वहां एक पुरानी खदान थी जहां वह दुर्लभ सामग्री पाई जा सकती थी, लेकिन खदान तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक था। सेओजून ने सतर्कता से खदान के पास खुदाई शुरू की, जबकि सोयूल ने आसपास नजर रखी। थोड़ी देर बाद सेओजून ने एक चमकती हुई धातु का टुकड़ा निकाला। वह खुशी से चिल्लाया, मिल गया, यह वही सामग्री है जिसकी मुझे जरूरत थी। सोयूल ने उसकी खुशी में शामिल होते हुए कहा, अब तुम्हारा उपकरण ठीक हो जाएगा। वापसी के रास्ते में दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी असहज नहीं थी। जंगल की सादगी और उनकी मेहनत ने उनके बीच के बंधन को और गहरा कर दिया था। चलते चलते सेओजून ने सोयूल का हाथ थाम लिया। सोयूल, तुमने जो किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुमने मेरे लिए अपने आराम और सुरक्षा की परवाह नहीं की। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सोयूल ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर यह सब तुम्हें खुशी देता है तो यह मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। जंगल से लौटते समय दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच अब सिर्फ एक साथीपन नहीं, बल्कि एक गहरी भावना थी जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती थी। जंगल से लौटने के बाद सेओजून ने अपने उपकरण की मरम्मत पूरी करने में सारा समय लगा दिया। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उपकरण पूरी तरह से ठीक हो गया। जब उसने परीक्षण किया तो उपकरण ने भविष्य में वापस लौटने का संकेत दिया। सेओजून को एक राहत की सांस तो मिली, लेकिन साथ ही एक गहरी उदासी उसके दिल में उतर आई। वह जानता था कि अगर वह अपने समय में लौटता है तो वह सोयूल को हमेशा के लिए खो देगा। ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया। उस शाम जब चांद अपनी चांदनी फैला रहा था, सेओजून और सोयूल तालाब के किनारे मिले। दोनों जानते थे कि यह उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। सोयूल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो उपकरण अब ठीक हो गया है? सेओजून ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हां, अब यह काम कर रहा है। मैं कभी भी वापस जा सकता हूं। सोयूल ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। यह तो अच्छी बात है। तुम्हारा घर, तुम्हारी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें वहां लौटना चाहिए। सेओजून ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोला, लेकिन सोयूल, अगर मैं चला गया तो तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई हो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। सोयूल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, सेओजून, तुम्हारा यहां रुकना संभव नहीं है। तुम्हारी जगह तुम्हारी दुनिया में है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने भविष्य को खतरे में डालो। सेओजून ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं चला जाऊं? सोयूल ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम यहां फंसे रहो और अपनी दुनिया से दूर हो जाओ। यह सही नहीं होगा। सेओजून उसकी मजबूती को देखकर चुप हो गया। दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। तालाब के पानी पर चांदनी की हल्की चमक थी और हर तरफ सन्नाटा था। आखिरकार सेओजून ने उसकी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अगर यह हमारी आखिरी मुलाकात है तो मैं इसे हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूंगा। सोयूल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सीमाओं से परे होता है। उसने सेओजून का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, जाओ और अपनी दुनिया में खुश रहो। अगर किस्मत ने चाहा तो शायद हम फिर कभी मिलें।
सेओ जून ने गले लगते हुए उससे कहा, तुम हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहोगी, सो यूल। चांदनी रात में दोनों के आंसुओं के बीच एक दर्द भरा विदाई का पल था। सेओ जून ने भारी दिल से अपने उपकरण को चालू किया। जैसे ही वह रोशनी में गायब हुआ, सो यूल ने आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कुराने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन उसका दिल हमेशा इस पल को याद करता रहेगा। चांदनी रात के सन्नाटे में सेओ जून अपने उपकरण के पास खड़ा था। उसका दिल भारी था और उसकी आंखों में गहरी उलझन थी। एक ओर उसका भविष्य था, 2074 का जीवन, जहां उसकी पूरी दुनिया थी। दूसरी ओर सो यूल थी, वह लड़की जिसने उसके दिल को वह सुकून दिया था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने उपकरण को सक्रिय किया, एक तेज रोशनी चमकी और उसके सामने लौटने का रास्ता खुल गया। वह एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक सो यूल की मुस्कुराती हुई छवि उसकी आंखों के सामने आ गई। वह सोचने लगा, क्या वह वास्तव में उसे छोड़कर जा सकता है? सो यूल कुछ दूरी पर खड़ी थी, चुपचाप यह सब देख रही थी। वह जानती थी कि सेओ जून को जाना चाहिए, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा डर था। अगर वह चला गया तो क्या वह कभी लौटेगा? सेओ जून ने रोशनी की तरफ देखा और फिर पीछे मुड़कर सो यूल की ओर। उसने गहरी सांस ली। सो यूल, उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहता। सो यूल चौंक गई। उसने जल्दी से कहा, सेओ जून, तुम्हें लौटना होगा, तुम्हारी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन सेओ जून ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या मतलब है उस दुनिया का, अगर उसमें तुम नहीं हो? मैंने वहां सब कुछ हासिल किया, लेकिन सच्चा सुख कभी नहीं पाया। यहां तुम्हारे साथ मैंने वह पाया है। सो यूल के होंठ कांप उठे। उसने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, अगर तुम यहीं रुके तो तुम्हारा भविष्य खत्म हो सकता है। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। सेओ जून ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सही चीज वह नहीं होती जो तर्क संगत हो, सही वही है जो दिल को सुकून दे, और मेरा सुकून तुम हो, सो यूल। उसने उपकरण को उठाया, उसकी चमकती हुई स्क्रीन को देखा और कुछ क्षण चुप रहा। फिर एक पल के भीतर उसने उपकरण को जमीन पर पटक दिया। एक तेज आवाज के साथ उपकरण टूट गया और कई टुकड़ों में बिखर गया। सो यूल ने अवाक होकर यह देखा, तुमने इसे क्यों तोड़ दिया? उसकी आंखों में आंसू थे। सेओ जून ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्योंकि मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं यहां रहूंगा, तुम्हारे साथ। यह मेरा घर है, तुम मेरा घर हो। सो यूल की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने सेओ जून को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। सेओ जून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह कोई त्याग नहीं है, यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। उस रात दोनों ने आसमान में चमकते तारों के नीचे यह वादा किया कि वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे। सेओ जून ने भले ही अपना भविष्य छोड़ दिया हो, लेकिन उसने वह पाया जो सच्चे प्यार से बढ़कर था, एक ऐसा जीवन जिसमें सादगी, सच्चाई और सो यूल के साथ रहने का सुख था। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंग की एक खूबसूरत चादर बिछी हुई थी। झरने के पास की हवा ठंडी और ताजा थी। पानी की धार से उठने वाली हल्की सी फुहार चेहरे को छू रही थी। सेओ जून और सो यूल चुपचाप पत्थर पर बैठे थे, दोनों एक दूसरे का हाथ थामे। यह वह जगह थी जहां सेओ जून पहली बार समय के इस टुकड़े में आया था, और यह अब उनकी सबसे पसंदीदा जगह बन चुकी थी। सेओ जून ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, सो यूल, मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। मुझे लगा था कि मेरा समय और तुम्हारा समय हमें हमेशा अलग कर देगा। सो यूल ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सुकून और प्यार झलक रहा था। उसने कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि प्यार समय की सीमाओं से परे होता है। तुम्हारा मेरे लिए आना, यहां रहना और गांव को बेहतर बनाने में मदद करना, यह सब इस बात का प्रमाण है। गांव में रहने के दौरान सेओ जून ने अपने ज्ञान और आधुनिक विचारों से लोगों की जिंदगी बदल दी थी। उसने खेती की नई तकनीकें सिखाईं, गांव के बच्चों को शिक्षा देने में मदद की और कई पुरानी समस्याओं का हल निकाला।
लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि वह सो यूल के साथ रह सका। झरने की आवाज के बीच एक हल्की खामोशी छाई रही। सो यूल ने अचानक सेओ जून का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, सेओ जून, क्या तुम कभी अपने समय में वापस जाना चाहते हो? सेओ जून ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना समय छोड़ दिया, लेकिन जो मैंने पाया है वह उससे कहीं ज्यादा कीमती है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। सो यूल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे यह समझ में आया है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग करने का भी नाम है। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। झरने के पास का माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा था। पक्षियों की चहचहाहट धीमी पड़ गई थी और चांद ने आसमान में अपनी जगह बना ली थी। दोनों ने झरने के पानी में चांद की परछाई को देखा। सेओ जून ने कहा, यह झरना, यह गांव, यह सब हमारी कहानी के गवाह हैं। चाहे समय हमें जहां भी ले जाए, हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। सो यूल ने उसकी ओर झुककर सिर उसके कंधे पर टिका दिया। दोनों ने एक साथ आसमान की ओर देखा, जहां अनगिनत तारे चमक रहे थे। उस रात झरने के पास बैठे सेओ जून और सो यूल ने महसूस किया कि उनका प्यार अनंत है। समय की सीमाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने यह सच्चाई स्वीकार कर ली थी कि उनका प्यार हर समय, हर जगह में जीवित रहेगा। झरने की हल्की आवाज, ठंडी हवा और आसमान के तारे उनकी कहानी के मूक साक्षी थे। वहां बैठकर दोनों ने न सिर्फ अपने आज का आनंद लिया, बल्कि आने वाले समय के हर पल को साथ जीने का वादा भी किया। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।